हाँ जी, कल हमने मीरा के पद डिस्कस कर लिए थे, क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए थे, बट मैं ये जो 3 क्वेश्चन हैं, इनको मैं दोबारा रिपीट करवाना चाहती हूँ क्योंकि कल ज़रा स्पीड में हो गया था ये काम। तो ये जो 3 क्वेश्चन्स हैं, जब हमें किसी कविता का काव्य सौंदर्य पूछा जाता है, हमें पता है कि उन 4 पंक्तियों का मीनिंग क्या है, ये तो हम बता देते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। लेकिन काव्य सौंदर्य में हम क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट वाला है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदीरी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। तीनों का काव्य सौंदर्य में देखो भाषा एक जैसी ही है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम इसका काव्य सौंदर्य बताएँगे, फिर हम इसका शिल्प सौंदर्य बताएँगे। पहले हम भाव बताएँगे कि क्या कहना चाहता है कवि यहाँ पे। इसको हम पहले लिखेंगे कि इसका काव्य सौंदर्य क्या है। पहले हम बता देंगे कि इसका इसमें जो है कवियत्री मीरा वो ये कह रही हैं कि आप भक्तों की कष्ट को दूर करो क्योंकि आपने द्रौपदी की लाज रखी थी भरी सभा में उसके चीर को बढ़ाकर। और आपने प्रहलाद की भी रक्षा की थी, उसके कष्टों का भी निवारण किया था, जब उसने आपको याद किया था और उसके लिए आपने क्या किया था? आपने नरहरि का रूप धारण किया था कि आप सब पर कृपा करते हो, इसलिए मीराबाई कहती हैं कि वो अपने भक्तों के कष्ट को दूर करें। यहाँ तक हो गया, इसका मीनिंग हमने देखा है। लेकिन इसके बाद आपने एक हेडिंग देना है, वो हेडिंग देना है आपने शिल्प सौंदर्य कि इसकी भाषा कैसी है। उसमें हमें कोई मीनिंग नहीं बताना, हमें सिर्फ ये बताना है कि इन पंक्तियों को देखने में इसका काव्य सौंदर्य क्या है। भाव सौंदर्य हमने बता दिया है। अब हमें काव्य सौंदर्य में हम पहले बताएँगे कि इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है इन पंक्तियों में, इसके साथ-साथ इसमें राजस्थानी भाषा का भी पुट है। भक्ति रस की प्रधानता है क्योंकि भक्ति कर रही है यहाँ पे मीरा, तो इसमें भक्ति रस है, 9 रस, नवरस हमें पता है 9 रस होते हैं, उसमें इस पंक्तियों में भक्ति रस है। भक्त जो है श्री मीरा हैं वो भक्ति कर रही हैं और इसमें भक्ति रस की प्रधानता है। इसके अलावा इसमें मीरा के दास्य भाव की अभिव्यक्ति की गई है। दासी माना है मीरा ने अपने आप को कि आप मेरी विनती सुन लो, मैं दासी हूँ आपकी। आपने सब हरि आप हरो जनरी हीर, आपने लोगों की पीड़ा को दूर किया है, तो मैं भी एक आपकी दासी बनकर आपकी आप मेरे भी कष्टों को दूर करो। इसमें तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे ये जो शरीर शब्द है, जब हमने इसको डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था, ये एक्चुअल में शब्द होता है शरीर, लेकिन यहाँ पे लिखा है शरीर, तो ये तद्भव शब्द है। तद्भव शब्दों का प्रयोग इस काव्य में किया गया है और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। दृष्टांत अलंकार होता है जब हम किसी चीज को समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल देते हैं और यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है। हमें यहाँ पे द्रौपदी का एग्जाम्पल दिया है इन पंक्तियों में और प्रहलाद का उदाहरण दिया है। यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। इतना हमने इसके काव्य सौंदर्य में बताना है। सेम सेकंड है और सेम थर्ड है, लेकिन काव्य मीनिंग भाव तो वही रहेगा सेकंड में भी और थर्ड का जो भाव हमें 2 पंक्तियों में बताया गया है। लेकिन हमने इनमें क्या करना है, सेकंड वाले का जो शिल्प सौंदर्य है, उसमें हम ये बताएँगे, क्या बताएँगे कि इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, राजस्थानी भाषा का पुट है, भक्ति रस की प्रधानता है, गेय पद है, गाने वाला पद है ये। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। पहले इसका मीनिंग बताना है, जैसे हमने कल डिस्कस किया था। इसमें याचना की गई है, प्रार्थना की गई है और इसमें भी क्या किया गया है, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है क्योंकि बूढ़ तो गजराज राख्यो में उस गजराज का उदाहरण दिया गया है। यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। थर्ड है जो चाकरी में दर्शन पासियों, पहले तो मीराबाई कृष्ण की दासी बनना चाहती हैं, दासी बनकर वो उनकी पूजा करना चाहती हैं और वो स्मरण पासियों खर्ची मीराबाई, उनका नाम स्मरण उनको जब प्राप्त हो जाएगा तो यही उनका जेब खर्च बन जाएगा, यही उनकी खर्ची मिल जाएगी, उनको भाव भक्ति मिल जाएगी और उनको ये तीनों बातें उनकी पूरी हो जाएँगी। पहले आपने छोटा-सा मीनिंग बताना है, उसके बाद इसका शिल्प सौंदर्य क्या है?
इसमें दास्य भाव की प्रधानता है, भक्ति रस है, भाषा राजस्थानी ब्रज भाषा है। इसमें अलंकार भाव भक्ति वर्ण की आवृत्ति है, इसीलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। भाव भक्ति जागीरी, यहाँ पे भाव भक्ति को जागीर या साम्राज्य माना है, इसीलिए यहाँ पे अलंकार है रूपक। रूपक अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। गेयात्मकता है इन पंक्तियों में, अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार है। ये मैंने डिस्कस करना था, इसलिए आपको ये दोबारा बताया है। अब भाषा अध्ययन को अगर हम देखें तो हमने सिंपल से जो मीनिंग दिए गए हैं उनको हमने हिंदी में लिखना है इसका। जैसे चीर, क्या हो जाएगा? चीर वस्त्र या कपड़ा। धर्यो धारण करना, कुंजर हाथी, बिंद्रावन वृंदावन, रहस्यों रहना, राखो रखना या रखा, बूढ़ तो डूबता हुआ, लगास्यूं लगाना, घना घना, बहुत ज्यादा जब घना बोलते हैं ये उसका ही तद्भव रूप है। सरसी पूरी होगी या प्राप्त होगी, हिवड़ा हृदय, कुसुम्बी केसरिया रंग या लाल रंग। यही था इसमें जो मैंने आपको आज बताना था। तो आज हम न्यू टॉपिक भी स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रामर का टॉपिक है, बड़े ध्यान से इसको सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा टॉपिक है पदबंध। पदबंध टॉपिक है हमारा, लेकिन पदबंध टॉपिक करने से पहले हमें ये देखना है कि पद प्लस बंध दो शब्दों के मेल से ये बना है। पहले हमें पता होना चाहिए कि पद हम किसको कहते हैं। हमने नाइन्थ क्लास में किया था ना, शब्द पद, और दोनों का डिफरेंस हमें पता है कि शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। तो ये पदबंध समझने के लिए हमें पहले देखना होगा कि शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं और पदबंध किसे कहते हैं। तो हमारा टॉपिक है पदबंध, और सबसे पहले हम देखेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द, हम हिंदी भाषा में अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये शब्द है, जैसे है राम, स्कूल, कुर्सी, अलमारी, घड़ी, ये सारे शब्द ही हैं। तो ये शब्द क्या होते हैं? ये दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से सार्थक ध्वनि जो हमारे सामने आती है उसको हम शब्द कहते हैं, कि उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे मैंने बहुत सारे शब्द बोले हैं, किताब, कॉपी, डिब्बा, कुर्सी, मेज, ये सारे शब्द हैं। ये शब्द जब दो या दो से अधिक अक्षरों या वर्णों के मेल से कोई सार्थक ध्वनि बनती है उसको हम शब्द कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? शब्द। शब्द के भेद, कि शब्द तो हमें पता चल गया कि ये शब्द है, लेकिन शब्द के भेद होते हैं। मुख्य रूप से शब्द के दो भेद होते हैं, अविकारी शब्द और विकारी शब्द। पहले विकारी शब्द हम देखते हैं। विकार का मतलब होता है चेंज हो जाना, विकार उत्पन्न हो गया, उसमें कुछ चेंज आ गया, कुछ बदलाव आ गया। तो जिन शब्दों में बदलाव आ जाता है, जो बदल जाते हैं, वो विकारी शब्द होते हैं। जैसे जैसे कुर्सी एक शब्द है, लेकिन हम कुर्सी को चेंज कर सकते हैं ना। हम कह सकते हैं कुर्सियां, हमने चेंज कर दिया, ये शब्द कुर्सियां बन गया, इसका रूप चेंज हो गया। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, जो बदल जाते हैं। जैसे संज्ञा, जो हिंदी में संज्ञा शब्द हैं, जितने भी संज्ञा शब्द हैं वो विकारी शब्द हैं। सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये विकारी शब्द हैं, क्योंकि इनमें विकार या इनमें चेंज हो जाता है। कोई सर्वनाम शब्द है, वे से वह भी बन जाएगा, तो वह वे बन गया। क्रिया, विशेषण, विशेषण भी अगर कोई शब्द है, अच्छा, अच्छा से अच्छे, अच्छी, अच्छे, अच्छा, चेंज हो गए ना ये सारे। तो वो शब्द हैं जिनमें बदलाव हो जाता है, वो विकारी शब्द होते हैं। और ये जो संज्ञा शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं, क्रिया हैं और विशेषण, ये विकारी शब्द होते हैं। क्रिया में जैसे होगा रहा है, रहे हैं, ये हो जाएगा ना, ये विकार है, इनमें उत्पन्न इनमें चेंज उत्पन्न
हो जाते ही हैं, इसीलिए ये विकारी शब्द हैं। दूसरा टाइप है अविकारी शब्द। अब विकारी हैं वो जिनमें चेंज हो जाते हैं, जो बदल जाते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें विकार नहीं होता, जो बदलाए या जिनमें बदलाव नहीं होता। ये कौन से होते हैं? 4 प्रकार के शब्द होते हैं ये। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। ये हमने अव्यय 7th क्लास में किए थे। ये बिल्कुल वही ही है। जैसे कोई क्रिया विशेषण शब्द है, प्रतिदिन, लड़के प्रतिदिन खेलते हैं, तो प्रतिदिन एक अविकारी शब्द है। अब अगर हम लड़के की जगह पे लड़का लगा देंगे तो प्रतिदिन में कोई चेंज नहीं आएगा। प्रतिदिन प्रतिदिन ही रहेगा, चाहे लड़का लगा दें, चाहे वह लगा दें, चाहे यह लगा दें। ये शब्द वो होते हैं जिनमें कोई भी बदलाव नहीं होता। समुच्चय बोधक, परंतु, तथा, ये समुच्चय बोधक होते हैं जो शब्दों को जोड़ते हैं, इनमें चेंज नहीं होता। तो जिन शब्दों में कोई भी बदलाव या कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। वाह, वह पास हो गया। वह, वाह, वो पास हो गई। हमने गई कर दिया है, लेकिन वहां में कोई चेंज नहीं आया है, इसलिए ये अविकारी शब्द है। तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं, अविकारी और विकारी शब्द। शब्द की डेफिनेशन हमने देख ली। अब हम देखेंगे कि पद किसको कहते हैं। हमने शब्द देखे थे, राम, मोहन, कुर्सी, मेज, ये सारे शब्द थे। अब देखो कि पद किसको कहते हैं। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, तब वो स्वतंत्र नहीं रहता। तब वो व्याकरण के उस वाक्य वो वाक्य उसको अपने में समा लेता है, उस वाक्य के नियमों में वो बंध जाता है और वो उसका स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो जाता है और वो उस वाक्य का एक हिस्सा बन जाता है और वो स्वतंत्र ना रहकर लिंग, वचन, क्रिया, विशेषण, कारक आदि के नियमों में बंध जाता है। अर्थात वो व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है। एक उदाहरण से इसको समझो। राम वनवास को गए। अगर तो राम सिंपल लिखा हुआ है कहीं पे राम, तो वो शब्द है। लेकिन जब हमने राम शब्द को वाक्य में प्रयोग में ले आए, हम राम वनवास को गए, तो ये राम स्वतंत्र नहीं रह गया। ये वाक्य में बदल गया है और ये वाक्य के नियमों में बंध गया है और ये राम अब क्या हो गया है, ये पद बन गया है। और ये पद, राम वनवास को गए, तो जो राम है ये एक पद है। यहाँ पे वनवास भी पद है, को गए भी पद है, क्योंकि इससे हमने एक वाक्य बनाया है। आज स्कूल की छुट्टी है। अगर स्कूल कहीं लिखा हुआ है, स्कूल कहीं पे कोई वर्ड लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट, कहीं पे स्कूल, तो वो शब्द है। लेकिन जब हमने उस स्कूल शब्द को वाक्य में प्रयोग कर दिया, तो आज स्कूल की छुट्टी है, तो ये जो स्कूल है ये स्वतंत्र नहीं रहा। आज स्कूल की छुट्टी है, तो ये व्याकरण के नियमों में बंध गया है। ये एक संज्ञा बन गया है। संज्ञा बन गया है ना, ये जातिवाचक संज्ञा बन गया है। ये अलग वो स्कूल नहीं रहा। अब ये बुद्धिमान होने के साथ साथ विवेक भी होना चाहिए। बुद्धिमान वैसे तो विशेषण है, लेकिन जब बुद्धिमान होने के साथ साथ विवेक, बुद्धि का प्रयोग भी हमें करना आना चाहिए। ये सारे शब्द एक पद बन गए हैं। तो हमने क्या देखा? शब्द और पद। तो पद के भेद, ये बिल्कुल वही जो शब्द और शब्द के भेद हमने जैसे किए थे। ये पद के भेद कौन कौन से होते हैं? जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग में लाया जाता है, तो वो शब्द क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। और पद के अलावा उस पद में या तो वो संज्ञा होगा, या सर्वनाम होगा, या क्रिया होगा, या विशेषण होगा, या अव्यय होगा। या अव्यय को हम अविकारी शब्द कहते हैं, जो भी हमने डिस्कस किए हैं। या तो जैसे अविकारी शब्द होते हैं ना, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, या तो ये वो होंगे या संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण होगा। पद के ये भेद होते हैं। नेक्स्ट है पदबंध। अब हमने शब्द भी कर लिया है और पद भी कर लिया है। तो पदबंध क्या होता है? पद वो शब्द जो किसी वाक्य में प्रयोग में लाया गया है। बंध, बंध गया। तब जब पद, बहुत सारे पद, जब एक से अधिक पद, पद का मतलब वही शब्द जो हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, वो पद जुड़कर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, तो ऐसे पद समूह को हम पदबंध कहते हैं। और इसके भेद कैसे होते हैं? जब बहुत सारे पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, तो उसे हम पदबंध कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं।
इसको मैं डिटेल में बता रही हूँ। हाँ जी, हमने शब्द देख लिया, हमने पद भी देख लिया, अब पदबंध। पदबंध के लिए हमें पता होना चाहिए कि शब्द क्या होता है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, कमल। पद जब शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है, तब वह पद बन जाता है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, तो ये एक पद बन गया है, क्योंकि कमल शब्द अब क्या हो गया है, यहाँ पे कमल देखो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, अलग है बिल्कुल, ये शब्द है। लेकिन जब हमने इस शब्द को वाक्य में प्रयोग कर दिया है, तो ये क्या बन गया है, पद बन गया है, और ये व्याकरण के नियमों में बंध गया है। अब देखिए पदबंध। यहाँ से पदबंध हमने देखा कि क्या पद, बहुत सारे पद मिलकर जब बंध जाते हैं, एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, तो उसे पदबंध कहते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको समझो। एक उदाहरण है, मेहनत करने वाले बच्चे ही आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे वाक्य में किसके बारे में बात की गई है? बच्चे के बारे में बात की गई है ना। यहाँ पे बच्चे के बारे में कहा है कि वो बच्चे जो मेहनत करते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं। तो इस वाक्य में ये जो बच्चे शब्द है, ये संज्ञा है। लास्ट शब्द जो मैंने ये हाइलाइट किया है, ये बच्चे, इसमें लास्ट शब्द क्या है, संज्ञा है। लेकिन मेहनत करने वाले भी तो बच्चे ही हैं ना। ये बच्चे का डिटेल में हमें ये बता रहा है कि ये बच्चे कौन से हैं, जो मेहनत करने वाले बच्चे। ये सारे पद क्या हैं, ये पदबंध है। ये सारा, जितने भी ये 4 वर्ड हैं, ये पदबंध हैं, क्योंकि जब ये बच्चे के साथ जुड़ गए, मेहनत करने वाले ये जुड़ गए, तो इस एक शब्द ने इन सब को भी संज्ञा बना दिया, क्योंकि ये सारे बच्चे के बारे में बता रहे हैं। और ये चारों शब्द संज्ञा पदबंध हैं। संज्ञा पदबंध ही क्यों है? क्योंकि ये हमें बच्चे के बारे में बता रहे हैं, और बच्चा क्या है, संज्ञा शब्द है। हमें पता है किसी किसी का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी प्राणी का नाम, उसको हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की डेफिनेशन है ये। तो इसमें बच्चे के बारे में बताया गया है, और कौन से बच्चे, मेहनत करने वाले बच्चे ही आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ होता है बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कोई पदबंध नहीं था। इसमें क्या था, बच्चे एक संज्ञा शब्द था, ये पदबंध नहीं था। लेकिन जब हम अपने उस शब्द को संज्ञा शब्द के आगे उसकी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि मेहनत करने वाले बच्चे, ये कर्ता का विस्तार हो गया है, तो ये बच्चे के बारे में बता रहे हैं, और ये संज्ञा पदबंध है। बढ़ते हैं शब्द है, शब्द क्रिया है। क्रिया किसी काम का होना। हमें ये पता होना चाहिए पदबंध करने से पहले कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। ये हमें पता है, हमने अपनी क्लासेस में ये पहले किया हुआ है। तो ये हैं, बढ़ते हैं एक क्रिया है, तो ये क्रिया बंध पदबंध है के साथ बढ़ते लग गया है, तो ये क्रिया पदबंध है। सिंपल है। अब पदबंध, जब वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर, शब्द नहीं पद मिलकर एक व्याकरणिक कार्य करते हैं, एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, तो वो पदबंध कहलाते हैं। पदबंध एक प्रकार से वाक्यांश होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन ये होते तो एक वाक्य का पार्ट ही हैं। याद रखना है ये बात। ये अपने में कंप्लीट नहीं होते, ये वाक्य का हिस्सा होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते। मेहनत करने वाले बच्चे ही आगे बढ़ते हैं, ये वाक्य का एक पार्ट है, और ये बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों के बारे में हमें बताया गया है, ये संज्ञा पदबंध है। पदबंध के भेद। अब पदबंध के भेद कैसे हम देखेंगे। पदबंध के 5 भेद होते हैं। संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और क्रिया विशेषण। ये 5 प्रकार के पदबंध के भेद भेद हैं। एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है संज्ञा पदबंध।
संज्ञा पदबंध के लिए सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? किसी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा हमें पता है कि कोई भी चीज़ जो हमें दिखाई दे रही है, किसी का नाम संज्ञा कहलाता है। तो संज्ञा पदबंध क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त जो पद समूह संज्ञा का काम करते हैं, जिसका जो किसी भी वाक्य में जो जितने भी पद हैं वो मिलकर एक संज्ञा का काम करते हैं, तो वो संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। हम पहले एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल से आपको बिल्कुल इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। बंगलुरु जाने वाली गाड़ी 2 घंटे देर से जाएगी। अब किसके बारे में बात की गई है इसमें? इसमें गाड़ी के बारे में बात की गई है। कौन सी गाड़ी? बंगलुरु जाने वाली। तो ये जो गाड़ी शब्द के ये सारे शब्द बेंगलुरु जाने वाली गाड़ी, गाड़ी के बारे में बताया गया है और बाकी सारे शब्द गाड़ी पर आश्रित हैं। गाड़ी के बारे में बताया गया है कि ये 2 घंटे देर से आएगी। तो ये जो बंगलुरु जाने वाली गाड़ी, ये जो गाड़ी शब्द तक ये संज्ञा पदबंध है। दौड़ में भाग लेने वाले खिलाड़ी मैदान में आ गए। कौन से खिलाड़ी? जो दौड़ में भाग लेने वाले हैं। तो खिलाड़ी की क्या विशेषता बताई गई है कि कौन से खिलाड़ी हैं? दौड़ में भाग लेने वाले खिलाड़ी मैदान में आ गए। तो खिलाड़ी तक, यहां तक दौड़ में भाग लेने वाले खिलाड़ी शब्द तक ये संज्ञा पदबंध है, आगे वाला नहीं है ये। इनके बारे में क्या बताया गया है कि ये मैदान में आ गए हैं। तो दौड़ में भाग लेने वाले खिलाड़ी, खिलाड़ी शब्द जो है ये संज्ञा है, इसीलिए ये संज्ञा पदबंध है। और ये जो खिलाड़ी, कौन से खिलाड़ी? दौड़ में भाग लेने वाले खिलाड़ी। अब यहाँ पे अगर हम ये कहें ना कि भाग लेने वाले खिलाड़ी, तो ये संज्ञा पदबंध नहीं है। जब तक पूरे के पूरे वाक्य जिनको उनको हम संज्ञा पदबंध में नहीं इंक्लूड करेंगे, वो संज्ञा पदबंध नहीं कहलाएंगे। दौड़ में भाग लेने वाले खिलाड़ी मैदान में आ गए। थका हारा मजदूर क्षण भर के लिए छाया में बैठ गया। थका हारा मजदूर, मजदूर तक, यहां तक ये संज्ञा पदबंध है। कौन सा मजदूर? थका हारा मजदूर। ये संज्ञा पदबंध है क्योंकि इसका लास्ट वर्ड एक संज्ञा है। छत की मुंडेर पर खड़ा व्यक्ति अचानक नीचे गिर गया। छत की मुंडेर पर खड़ा व्यक्ति संज्ञा पदबंध है क्योंकि ये व्यक्ति तक संज्ञा है और वो व्यक्ति जो छत की मुंडेर पर खड़ा है वो हमें व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है डिटेल में। कौन सा व्यक्ति? छत की मुंडेर पर खड़ा व्यक्ति। पुरस्कार में प्राप्त धनराशि उसने नारी कल्याण के लिए लगा दी। तो ये संज्ञा के पदबंध कौन सा बन जाएगा? पुरस्कार में प्राप्त धनराशि, यहां तक ये संज्ञा पदबंध है। शिकारी के बाण से घायल पक्षी को उसने गोद में उठा लिया। शिकारी के बाण से घायल पक्षी, यहां तक ये संज्ञा पदबंध है क्योंकि ये सारे शब्द हमें पक्षी के बारे में बता रहे हैं। गांव के लोगों की मदद करने वाला हरिया आज अकेला खड़ा है। हरिया तक क्या है? ये संज्ञा पदबंध है। कांच की बनी रंग बिरंगी चूड़ियां अब इतनी नहीं बिकती। तो कांच की बनी रंग बिरंगी चूड़ियां, यहां तक ये संज्ञा पदबंध है। नेक्स्ट है सर्वनाम पदबंध। जैसे हमने संज्ञा की डेफिनेशन की थी, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो सर्वनाम पदबंध कौन से होते हैं? वाक्य में जो पद समूह उन पदों का समूह, इसमें एक से ज्यादा शब्द आएंगे। वाक्यों में जो पद समूह सर्वनाम का कार्य करते हैं, ये सारे शब्द एक सर्वनाम का काम करेंगे और इनको हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। सदैव साथ देने वाले तुम मेरे सच्चे मित्र हो। तुम शब्द क्या है? सर्वनाम है। तो ये सदैव साथ देने वाले तुम तक क्या है? ये सर्वनाम पदबंध है क्योंकि इसका जो लास्ट शब्द है ये सर्वनाम है। और ये तुम के बारे में, कौन कौन तुम? सदैव साथ देने वाले तुम, ये सर्वनाम है। क्यों सर्वनाम है? क्योंकि ये सारे के सारा जितने भी शब्द हैं, ये पद समूह एक सर्वनाम का काम कर रहे हैं।
परेशानियों में उलझा हुआ वह किसी की मदद ना कर सका। कौन वह? परेशानियों में उलझा हुआ वह। तक वह जो है ये सर्वनाम शब्द है, तो परेशानियों में उलझा हुआ वह सर्वनाम पदबंध। दुर्भाग्य का मारा मैं इधर उधर भटकता रहा। मैं एक संज्ञा सर्वनाम शब्द है, तो दुर्भाग्य का मारा मैं इधर उधर भटकता रहा। सदा दूसरों को हंसाने वाले तुम हंसी के पात्र बनकर रह गए। किसके बारे में बताया जा रहा है? तुम। कौन तुम? सदा दूसरों को हंसाने वाले तुम, ये सर्वनाम पदबंध है। सोच समझकर चलने वाले आप कैसे बहकावे में आ गए। आप अगेन संज्ञा शब्द है, तो और कौन किसके बारे में कही गई है ये बात? सोच समझकर चलने वाले आप कैसे बहकावे में आ गए। दिन भर मौज मस्ती करने वाला वह आज चुपचाप पढ़ाई कर रहा है। दिन भर मस्ती करने वाला वह तक ये सर्वनाम पदबंध है। नेक्स्ट है विशेषण पदबंध। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम कहते हैं विशेषण। तो किसी भी वाक्य में वो शब्द समूह जो विशेषण का कार्य करते हैं वो विशेषण पदबंध कहलाते हैं। लंबी सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति अचानक गायब हो गया। कौन गायब हो गया? लंबी सफेद दाढ़ी वाला। यहां तक ये विशेषण पदबंध है। एक बात और याद रखनी है, हमें सिर्फ वाला तक ही विशेषण है ये। अगर हम इसमें व्यक्ति इंक्लूड कर लेते हैं तो व्यक्ति लास्ट शब्द संज्ञा है, तो ये संज्ञा पदबंध बन जाएगा। सिर्फ वाले कौन से व्यक्ति की, कौन सा व्यक्ति? लंबी सफेद दाढ़ी वाला। यहां तक ये विशेषण पदबंध है। और अगर इसमें इंक्लूड हो जाता है अगला शब्द, जो दोपहर 12 बजे पहुंचने वाली गाड़ी अभी तक नहीं आई है, तो दोपहर 12 बजे पहुंचने वाली यहां तक विशेषण है। और अगर हम गाड़ी को भी इंक्लूड कर देते हैं, अगर मैं गाड़ी को भी यहाँ पे येलो कलर कर दूंगी, तो ये एक संज्ञा शब्द पदबंध बन जाएगा। लेकिन गाड़ी से पहले वाली, हुए, ये विशेषता बता रहे हैं। क्यारियों में रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया। क्यारियों में रंग बिरंगे, इसमें देखो फूल जो है ये संज्ञा है, लेकिन फूल की विशेषता, कौन से फूल? क्यारियों में रंग बिरंगे, ये हमें विशेषता बता रहे हैं फूल की। इसीलिए हम इसमें फूल इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि फूल की विशेषता बताई जा रही है। दिन रात मेहनत करने वाले किसान को फसल का उचित दाम भी नहीं मिलता। कौन सा किसान? दिन रात मेहनत करने वाला, ये विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए ये विशेषण पदबंध है। तुम्हारा हृदय पत्थर से भी अधिक कठोर है। हृदय की विशेषता क्या बताई जा रही है? कि ये पत्थर से भी अधिक कठोर है, तो ये पत्थर से भी अधिक कठोर विशेषण पदबंध है। विनोद एक आलसी और कामचोर लड़का है। विशेषता कौन से शब्द बता रहे हैं? एक आलसी और कामचोर। अगला है क्रिया विशेषण। सॉरी, पहले क्रिया करो। क्रिया पदबंध। क्रिया किसी भी शब्द में किसी कार्य के होने का जब हमें पता चलता है, गए हैं, काम कर रहे हैं, ये क्रिया शब्द हैं। तो जो शब्द या दो पद समूह क्रिया का कार्य करते हैं, आपने सभी प्रस्ताव स्वीकार कर लिए, आपके सभी प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए हैं, ये क्रिया का काम कर रहे हैं, स्वीकार कर लिए गए हैं, ये क्रिया पदबंध है। धीरे धीरे नाव पानी में डूबती चली गई। धीरे धीरे नाव पानी में डूबती चली गई, डूबती चली गई क्रिया है, और ये सारे शब्द क्रिया पदबंध हैं। वह अब तक सो चुका होगा। इसमें कौन सा काम हो रहा है? सो चुका होगा, तो सो चुका होगा क्रिया पदबंध है। पिताजी घर लौट रहे होंगे। उसने पत्र पढ़ा और टुकड़े टुकड़े कर डाला। मुझसे और नहीं चला जा सकता। आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। इन सभी शब्दों वाक्यों में टुकड़े टुकड़े कर डाला, चला जा सकता, टिमटिमा रहे हैं, ये क्रिया का काम कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या है? क्रिया विशेषण, ये क्रिया पदबंध है। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो जो शब्द क्रिया से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। सिमिलरली
वाक्य में प्रयुक्त जो पदबंध क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। कोई काम नहीं करना चाहिए, ये क्रिया है। उस क्रिया के बारे में क्या बताया गया है? क्रिया की क्या विशेषता है? कौन कैसे काम नहीं करना चाहिए? बिना सोचे समझे। तो क्रिया की विशेषता कौन से शब्द बता रहे हैं? बिना सोचे समझे समझे। जैसे हमने क्रिया विशेषण के 4 भेद किए थे, रीतिवाचक, कालवाचक। बिल्कुल ऐसे ही हमने देखना है कि ये कौन से शब्द क्रिया विशेषण हैं। बूढ़ा धीरे-धीरे लंगड़ाता हुआ चल रहा है। चल रहा है तो क्रिया है, ये क्रिया पदबंध है। लेकिन कैसे चल रहा है? धीरे-धीरे लंगड़ाता हुआ। और ये क्या है? क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। अचानक जोरों से आंधी आ गई। आंधी आ गई क्रिया है। कैसे आंधी आ गई? अचानक जोरों से। तो अचानक जोरों से क्रिया विशेषण पदबंध। मीरा मीना सरकती सरकती चुपके से बाहर चली गई। बाहर चली गई तो हमें पता है कि ये क्या है? क्रिया है। लेकिन कैसे चली गई? सरकती सरकती चुपके से। ये क्या है? क्रिया विशेषण। तुमने बहुत जल्दी काम खत्म कर लिया। बहुत जल्दी हमें काम की विशेषता बता रहा है कि काम खत्म कर लिया कैसे? बहुत जल्दी। तो बहुत जल्दी क्रिया विशेषण पदबंध है। वह आज शाम तक घर आ जाएगा। आज शाम तक ये क्रिया विशेषण है। छात्र ध्यान पूर्वक शिक्षक की बात सुन रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक क्या है? ये क्रिया विशेषण है। तो हमने आज पदबंध किए, पदबंध में क्रिया विशेषण किया, पदबंध के 4 भेद हमने किए और आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा।